सुबह के 8 बजते ही अलार्म बजने लगी। अलार्म की आवाज सुनते ही करण उठकर बैठ गया। उसने अलार्म बंद की और बोला, शुक्र है जो तू अलार्म भर के सोया था, वरना आज भी देर तक सोता रह जाता और मधु तेरी राह देख रही होती। इतना कहकर वो जल्दी से बेड से उठा और टॉवल उठाकर वॉशरूम में चला गया। इधर मधु भी आईने के सामने बैठी रेडी हो रही थी। उसने ब्लू कलर की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी। मीरा 8 बज गए हैं, प्लीज अब तो उठ जा, हमें मंदिर भी तो जाना है, मधु अपने कान में ये पहनते हुए बोली। तो मीरा ने अपने कान पर तकिया रख लिया। मुझे तो नींद आ रही, प्लीज तू अकेली ही मंदिर चली जा, और वैसे भी करण तुझे लेने आने वाला है, मुझे नहीं। क्यों, तू मेरे साथ खुराना मेंशन नहीं चल रही? मधु ने उसके पास आकर पूछा। तो मीरा ने अपनी आंखें खोल ली और उसकी ओर देखकर बोली, नहीं मधु, अब मैं वहां क्या करूंगी? करण है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, और बाकी सब भी तुझसे कितना प्यार करते हैं, और वैसे भी मेरा तेरे ससुराल में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए तू करण के साथ अपने घर जा, मैं तुझसे मिलने आऊंगी। मधु कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर उदास होकर बोली, पर मंदिर तो चल। प्लीज मधु, तू चली जाना यार, मुझे घर जाना है, आज मोम मुंबई से आ रही है। ये सुनकर मधु मुंह बनाने लगी। उसने आगे बढ़कर मीरा को गले लगाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर घर पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, और प्लीज आज टाइम निकालकर कॉलेज चली जाना। हम दोनों ने ही कितने दिनों से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है और एग्जाम भी पास आ गए हैं। वैसे समीर ने मुझे नोट्स व्हाट्सएप कर दिए हैं, मैं तुझे सेंड कर देती हूँ, देख लेना। ओके मैम साहब, अब आप जाइए और मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी, मीरा उसकी ओर देखकर बोली। जा रही हूँ, इतना कहकर मधु उठकर चली गई। उसके जाते ही मीरा फिर से सो गई। मोहन ने मधु के हाथ में पूजा की थाली देखी तो मुस्कुराते हुए बोले, सोमवार हो और मेरी बेटी भोलेनाथ के दरबार में ना जाए, ऐसा तो बहुत कम ही होता है। मधु अपने पापा के पास आई। उसने थाली टेबल पर रखी और उनके पैरों के पास बैठकर पूछा, पापा आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? बेटा तेरे पापा तो आज सुबह ही भोलेनाथ के दर्शन कराए और साथ ही उनका शुक्रिया भी कराए, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी में दुनिया भर की खुशियां जो डाल दी, इसलिए तू हो आ, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना, करण साहब तुझे लेने आते ही होंगे। मधु मुस्कुरा दी। बस यूं गई पापा और यूं आई। मोहन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख दिया तो मधु ने अपनी पूजा की थाली उठाई और चली गई। उसके जाते ही आरती ने मोहन की चाय लाकर टेबल पर रखी। आपकी चाय। मोहन ने बिना उसकी ओर देखे और बिना कुछ बोले अपनी चाय उठाई और पीने लगे। इधर करण रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आया और सीढ़ियों से नीचे आते हुए चीखा, मंगेश जल्दी से मेरा नाश्ता लगाओ। उसकी आवाज सुनते ही नाश्ता कर रहे घर के सारे लोग हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पूजा ने ब्रेड पर बटर लगाकर आरव को दी और बोली, कमाल है, बीवी को लाने की इतनी जल्दी है हमारे करण को कि आज न जाने कितनों दिनों बाद जल्दी उठा है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। करण आकर रणबीर के पास बैठा और बोला, गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग साले साहब, वैसे आपने तो हमें भी चौंका दिया है करण, क्योंकि आज के पहले हमने आपको 12 बजे के पहले सोकर उठते कभी नहीं देखा। हाँ, अगर आपकी कोई बहुत जरूरी मीटिंग हो तो आप भले इतनी जल्दी उठे हो। करण ने उनकी ओर देखकर बोला, जीजू अगर आप सबको ये लग रहा है कि मैं मधु की वजह से जल्दी उठा हूँ तो आप सब गलत हो। मधु को लाने के बाद मुझे ऑफिस भी जाना है, क्योंकि आज मेरी लंदन वाले क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है। चाची मेरा नाश्ता। पूजा ने उसके सामने रखी प्लेट सीधी की और उसकी प्लेट में पास्ता डालते हुए बोली, ये तेरा फेवरेट पास्ता, जल्दी से नाश्ता कर और मधु को ले आ। भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ भाभी को लेने, पास बैठा आरव बोला। तो करण ने फट से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अरे पर मेरे साथ चलने से आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं भी भाभी की फैमिली से मिल लूंगा, आरव फिर से बोला। पर करण कुछ कहता उसके पहले ही एनी भी बोली, भाई मैं भी आप दोनों के साथ चलती हूँ। भाई हम भी चलेंगे। तभी करण के पास बैठे रणबीर भी बोले, कोई नहीं जाएगा मधु को लाने। तभी शांति गुस्से में बोली। चाय की ट्रे लेकर आ रही शालिनी के कदम भी ये सुनकर रुक गए। शांति डिनर टेबल के पास आकर बोली, ऋषभ को कुछ याद नहीं है। आज अगर मधु इस घर में आई तो ऋषभ पूछेगा कि ये कौन है, तो क्या जवाब देंगे हम उसे? डॉक्टरों ने साफ कहा है कि जब तक ऋषभ के सिर में लगी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक हमसे जितना हो सके हमें उससे ये बात छिपानी है कि उसे अपनी जिंदगी के बीते 5 साल याद नहीं है। उसकी बातें सुनकर सब कुछ देर के लिए खामोश हो गए।
शालिनी ने भी बिना कुछ कहे चाय टेबल पर रखी और करण का चेहरा देखने लगी, जो हाथ में चम्मच लिए उन्हें देख रहा था। तभी शांति फिर से बोली, अगर मधु यहाँ आई तो हमें ऋषभ को बताना पड़ेगा कि वो करण की पत्नी है, और उसे पता चल जाएगा कि उसकी याददाश्त चली गई है। इस तरह अचानक से सच उसके सामने आएगा तो उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए जब तक ऋषभ ठीक नहीं हो जाता, मधु इस घर में नहीं आएगी। करण से कंट्रोल नहीं हुआ और वो गुस्से में उठकर वहां से जाने लगा। तभी शालिनी ने उसकी बांह पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहा है? नाश्ता तो खत्म कर ले। करण ने अपनी बांह छुड़ाए और बोला, मधु को लेने जा रहा हूँ मम्मा। पर उसके इतना कहते ही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी बलदेव और वनराज भी वहां आ गए। कोई करण से कुछ और कहता, उसके पहले ही वो खुद बोल पड़ा, ऋषभ की याददाश्त जाने के लिए मधु जिम्मेदार नहीं है, इसलिए मैं उसे ऐसे किसी कसूर की सजा नहीं दे सकता जो उसने किया ही ना हो। ये शादी भले इस घर की इज्जत बचाने के लिए की गई हो, पर मैंने मधु के साथ 7 फेरे लिए हैं और उस हिसाब से वो मेरी पत्नी है, इसलिए इस घर में रहना उसका हक है और मैं उससे उसका कोई भी हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। फिर चाहे ये बात की किसी को बुरी लगे या फिर अच्छी लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूँ मधु को लाने। वो इतना कहकर जाने लगा तो शांति फिर से बोली, करण अगर मधु तेरी पत्नी है तो ऋषभ भी तेरा भाई है। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों के बीच बचपन से कभी नहीं बनी, पर इससे ये सच कभी नहीं बदल सकता कि तुम दोनों भाई हो। मधु से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं ये बात भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती तो आज हमारा परिवार अखबार की सुर्खियों में होता। पर इस वक्त मुझे अपने बेटे की फिक्र है, इसलिए मैंने फैसला लिया है, जब तक ऋषभ ठीक नहीं हो जाता मधु इस घर में नहीं आएगी। करण ने उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगा। करण, करण मेरी बात सुन। शांति गुस्से में चीखी और उसे रोकने उसके पीछे जाने लगी, पर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी शोभा बोली, जाने दो उसे। उनके इतना कहते ही करण के कदम रुक गए और सबने पलटकर उनकी ओर देखा। शोभा उसके पास आई और उसकी बांह को छूकर बोली, करण ठीक कह रहे हैं शांति, ऋषभ की याददाश्त जाने की सजा मधु को क्यों मिले? पग फेरे के अगले दिन बहू अपने ससुराल वापस आती है तो करण को भी मधु को लेने जाना चाहिए, वरना लोग बातें बनाएंगे और उंगलियां इस घर की बहू पर उठेगी, जो हम कभी नहीं होने देंगे। जिस लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत बचाई है, हम उसकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दे सकते। मधु इस घर की बहू है, इसलिए करण उन्हें लेने भी जाएंगे और आज उनकी मुंह दिखाई की रस्म भी होगी और ये हमारा फैसला है। आपका हर फैसला हमेशा करण के ही हक में क्यों होता है माँ? तभी शांति ने गुस्से में पूछा। वनराज ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और बोले, ये क्या बदतमीजी है शांति, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी माँ से इस तरह का सवाल करने की? शांति ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में बांह छुड़ाकर अपने कमरे की ओर चली गई। ये सारा तमाशा देखकर शालिनी करण के पास आकर गुस्से में बोली, तुझे कितना भी समझाओ पर तू करता वही है जो तेरा दिल करता है। अपनी बड़ी मोम की बात समझने की कोशिश करता तो घर में ये तमाशा नहीं होता, पर नहीं, तुझे भी आदत सी पड़ गई है तमाशा करने की। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तुझे मधु की फिक्र है, बाकी किसी को नहीं है? करण, अगर तू कुछ देर चुप रहता तो हम इस परेशानी का कोई ना कोई हल शांति से निकाल सकते थे, पर नहीं, तूने बेवजह बहस करके सुबह सुबह घर में कलाह मचा दी। तभी वनराज आगे आए। शालू, करण ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसके लिए तुम उसे डांट रही हो। आज गलत करण नहीं बल्कि शांति है। मधु इस घर की बहू है तो शांति उसे घर लाने से कैसे इनकार कर सकती है? पर शालिनी अभी भी करण को गुस्से में घूर रही थी और वो नजरें झुकाए खड़ा था। वनराज ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तू जा बेटा, बहू को घर ले आ। फिर हम सब मिलकर ऋषभ के बारे में सोचेंगे कि उसे कैसे बताया जाए कि उसकी याददाश्त चली गई है। जा बहू को ले आ। करण ने शालिनी की ओर देखा जो अभी भी उससे नाराज थी। आई एम सॉरी मम्मा, करण बोला। तो शालिनी गुस्से में भड़की, मैं तुझे माफ तब करूंगी करण जब तू जाकर अपनी बड़ी मोम से माफी मांगेगा, समझा? वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही वनराज करण से बोले, करण तुझे शांति से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तूने कुछ गलत नहीं किया। और रही बात शालू की तो उसका गुस्सा पल भर में उतर जाता है। तू बहू को ले आ, उसे देखते ही शालू तुझे अपने आप माफ कर देगी। नहीं बड़े पापा, गलती मेरी भी है। मुझे बड़ी मोम से बहस नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पहले उनसे माफी मांगनी होगी,
उसके बाद ही मैं मधु को लेने जाऊंगा। इतना कहकर वो शांति के कमरे में चला गया। शांति गुस्से में बेड पर बैठी थी। करण आकर उनके पैरों के पास बैठा और बोला, बड़ी मोम मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था, बस अनजाने में गलती हो गई, सॉरी। शांति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से में मुंह फेर लिया। तो करण फिर से बोला, आप तो मुझे और ऋषभ को बचपन से जानती है ना बड़ी मोम। हम चाहे आपस में कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, पर फिर भी ये कभी नहीं भूलते कि हम दोनों भाई हैं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि ऋषभ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर मोम उसके लिए मधु को तकलीफ देना भी तो सही नहीं है ना। आप तो जानती है ना कि वो चौल में एक छोटे से घर में रहती है और हमारी शादी भी बिना उसके परिवार को बताए हुई है। फिर भी उसकी फैमिली ने हमारे रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया है। उसके पूरे मोहल्ले को ये पता चल चुका है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो पग फेरों के लिए अपने घर आई है। आज अगर मैं उसे लेने नहीं गया तो लोग बातें बनाएंगे, उससे सवाल करेंगे और वो किसी के सवालों के जवाब नहीं दे सकेगी, इसलिए मुझे उसे लेने जाना होगा। पर आप ये मत सोचिएगा कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ऋषभ के लिए डॉक्टर से बात की है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में कोई डॉक्टर शुभांकर मेहरा है जो इस तरह की बीमारी के स्पेशलिस्ट है और वो ऋषभ को जल्दी ठीक कर देंगे। मेरी बात हो गई है उनसे, वो आज ही इंदौर आकर ऋषभ का इलाज शुरू कर देंगे और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा बड़ी मोम। ये सब सुनकर शांति ने तुरंत करण की ओर देखा तो करण मुस्कुराते हुए फिर से बोला, प्लीज मेरा यकीन कीजिए मोम, ऋषभ जल्दी ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। शांति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो करण के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जा मधु को ले आ, इंतजार कर रही होगी तेरा। करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने उठकर शांति को गले लगा लिया। थैंक यू मोम। शांति ने भी मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ तो करण तेजी से उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही शांति ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर मधु मंदिर में हाथ जोड़े खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोली, कहते हैं कि सोमवार के दिन आपका व्रत करने से एक लड़की को आपके जैसा ही अच्छा पति मिलता है और ये बात मेरे लिए सच हो गई है, इसलिए आपके लिए मेरे मन में श्रद्धा और बढ़ गई है। महादेव, आपने मेरी और करण की शादी करवाई है तो अब आपको ही मुझे हिम्मत देनी होगी ताकि मैं उन्हें ये बता सकूं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती कि उनके दिल में मेरे लिए क्या जगह है, पर उनकी आंखों में मुझे मैं नजर आती हूँ और मेरा दिल कहता है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब मुझे मेरे पति का प्यार और उनके साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज के दिन के लिए मैंने ढेर सारे सपने देख लिए हैं, प्लीज उन्हें पूरा कर दीजिएगा और मुझे मेरे करण हमेशा के लिए दे दीजिएगा। उसने पंडित जी के हाथ से अपनी पूजा की थाली ली और मंदिर की घंटी बजाकर सीढ़ियों से नीचे आई। उसके घर से मंदिर की दूरी बस 5 मिनट की ही थी। वो मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंची तो उसकी नजर करण पर पड़ी जो उसके पापा के पास सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। मधु को देखते ही करण उसे एकटक देखने लगा। तभी मोहन मुस्कुराते हुए बोले, मधु कितनी देर कर दी बेटा, दामाद जी कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब जा जल्दी से अपना सामान लेकर आ। हाँ मधु, करण को तुझे घर छोड़कर ऑफिस की मीटिंग के लिए भी निकलना है, अब जल्दी कर। वहीं बैठी मीरा मधु के पास आकर बोली। तभी मोहन फिर से बोले, अब जा बेटा। मधु चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो उसे हर वो लम्हा याद आने लगा जो उसने इस कमरे में बिताया था। उसकी आंखें भर आई और वो रोते हुए अपने कमरों की दीवारों को छूकर देखने लगी, पर शाहरुख खान की तस्वीर देखकर उसके रोते हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी मीरा भी वहां आ गई। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोली, मधु हमने कितने सारे पल इस कमरे में बिताए हैं ना। लड़ाइयां भी की है, मारपीट भी की है और इसी कमरे में सुलह भी की है। तुझे याद है मधु, जब हम स्कूल में झगड़ते थे तो क्या होता था। मधु रोते हुए बोली, बहुत अच्छे से याद है, हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे, पर फिर भी स्कूल जाने के टाइम पर तू रोज मेरे घर आती थी और हम बिना एक दूसरे से बात किए साथ ही स्कूल जाते थे और साथ ही घर वापस आते थे। हमारी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हुई हो, पर हम एक दूसरे से अलग कभी नहीं हुए। मीरा ने रोते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, और फिर अंकल हमारी सुलह करवाते थे। मधु रोते रोते मुस्कुरा दी। मीरा फिर से बोली, मधु तू खुराना मेंशन में जाकर मुझे भूल मत जाना। तू पागल है क्या, मेरी जिंदगी में तेरी वही जगह है मीरा जो मेरे पापा और अब करण की है। मैं तुम तीनों के बिना जीने का सोच भी नहीं सकती,
इसलिए आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। मैं कहीं भी रहूं पर तुझे हर पल याद करूंगी। और वैसे भी हम रोज मिलने वाले हैं, क्योंकि करण ने मुझसे कहा है कि अब मुझे हर रोज तेरे साथ कॉलेज जाकर अपने पढ़ाई पूरी करनी है। मधु उसके आंसू पोंछकर बोली, मतलब हम रोज मिलने वाले हैं? मीरा ने चाहते हुए पूछा। मधु ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मीरा उछलते हुए उसके गले लग गई। तभी आरती हाथों में एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर वहां आई और बोली, मीरा, मधु का सामान बाहर लेकर आ। मीरा ने सिर हिलाया और मधु का सूटकेस उठाकर बाहर ले जाने लगी। उसके जाते ही मधु आरती के पास आई और आंखों में आंसू लिए बोली, मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को कभी नहीं देखा माँ। अगर देखा है तो सिर्फ आपको, और मेरे महादेव जानते हैं कि मैंने हमेशा आपको ही अपनी माँ माना है। शायद इसलिए मुझे आज तक आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नहीं बल्कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ से नफरत करती हो। कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में मेरे लिए ढेर सारा प्यार छुपा है जो आप सबसे छिपाती है। पर मैं उस दिन का इंतजार करूंगी माँ, जब आप मुझे अपनाएगी और इतने सालों का प्यार एक साथ मुझ पर लुटाएंगी। मेरे लिए वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। आज मैं इस घर से जा रही हूँ। मेरे जाते ही आपका अतीत भी आपकी जिंदगी से चला जाएगा। इसलिए आपसे बस एक ही विनती है, प्लीज अब आप पापा को माफ कर दीजिए। मेरी तरह वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। इसलिए अब उन्हें उस जुर्म के एहसास से आजाद कर दीजिए जो उन्हें मेरे लिए आपके बर्ताव को देखकर होता है, प्लीज माँ। उसकी बातें सुनकर आरती ने खुद को संभाला और बोली, मधु, जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम पलट भी दे तो भी एक हल्की सी हवा के झोंके से वो फिर से हमारे सामने आ जाते हैं। ये सुनकर मधु कुछ बोल नहीं पाई। उसे भी शिमला की वो रात फिर से याद आ गई जिसके बारे में उसने अब तक करण को कुछ नहीं बताया था। आरती ने अपने हाथों में लिया ज्वेलरी बॉक्स खोला जिसने एक सोने का नेकलेस, झुमके, मांग टीका और कंगन थे। मधु ज्वेलरी को हैरानी से देखने लगी तो आरती बोली, ये सब मैंने तेरे लिए बनवा कर रखा था। सोचा था कि तेरी शादी में तुझे दूंगी ताकि लोग ये ना कहे कि सौतेली बेटी थी, इसलिए उसे खाली हाथ विदा कर दिया। मधु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सेट ले लिया और बोली, वजह चाहे जो भी हो माँ, मेरे लिए यही बहुत है कि ये गहने मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाए हैं। थैंक यू। ये मेरे लिए उन सारे गहनों में सबसे ज्यादा अनमोल है जो मुझे अब तक मेरे ससुराल वालों से मिले हैं। थैंक यू माँ। इतना कहकर वो आरती के गले लगकर रोने लगी। आरती की आंखों से भी आंसू बहने लगे पर उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिया और मधु को खुद से दूर करके बोली, चल बाहर, दामाद जी तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो मधु को बाहर लेकर आई। मधु अपने पूरे घर को देख रही थी। बाहर आते ही उसने जैसे ही अपने पापा को देखा तो उसका रोना और बढ़ गया। वो भागती हुई आई और अपने पापा से लिपट गई। मोहन रोते हुए बोले, मधु, तू भले इस घर से जा रही है बेटा, पर ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। तू जब भी इस घर में लौटेगी तुझे तेरे पापा यही तेरी राह तकते नजर आएंगे। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं है मधु, बल्कि मेरा मान भी है। मैं हर रोज भगवान से बस यही दुआ करता हूँ कि भगवान हर जन्म में तुझे ही मेरी बेटी बनाए। पर मैं जानता हूँ बेटा कि मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं दिया। मेरी वजह से तुझे बहुत दर्द, बहुत तकलीफें सहनी पड़ी है बेटा। पर मधु, तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुझसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया की कोई चीज नहीं है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, बहुत। और मैं कहीं भी क्यों ना रहूं पर आपकी एक आवाज पर दौड़ी चली आऊंगी आपके पास। मधु रोते हुए बोली। मोहन ने खुद को संभाला और उसे खुद से दूर करके करण से बोले, बेटा मेरे पास आओ। करण उनके पास आया और घुटनों के बल बैठा। मोहन ने टेबल पर रखा एक बॉक्स उठाया और उसने से सोने की चैन और महादेव की तस्वीर बना पेंडल निकालकर उसके गले में पहनाते हुए बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े इंसान हो और ये तोहफा बहुत छोटा है, पर बेटा इसकी कीमत मत देखना, इसमें छुपा मेरा प्यार और आशीर्वाद देखना। करण मुस्कुराते हुए बोला, पापा अगर आप मुझे एक रईस इंसान की जगह सिर्फ अपना बेटा समझेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और रही बात इस तोहफे की, तो मेरी नजर में इसकी सच में कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये अनमोल है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने करण के सिर पर हाथ फेरा। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। बरसों पहले जो कुछ भी हुआ उसकी सजा बचपन से मेरी बच्ची भुगतती आई है, इसलिए मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है बेटा कि तुम मेरी बच्ची को मेरी गलती की सजा कभी मत देना। मेरी मधु बहुत अच्छी है, बहुत तकलीफ सही है उसने, पर कभी उफ तक नहीं की।
जितना उसे मिला, जैसा मिला, उसने उतने में ही खुश रहना सीख लिया। वो तुमसे भी कभी कुछ नहीं मांगेगी सिवाय प्यार के। मेरी बच्ची बचपन से प्यार के लिए बहुत तरसी है बेटा, इसलिए उसे इतना प्यार देना कि वो अपने सारे दर्द, सारी तकलीफें भूल जाए। इतना कहकर उन्होंने मधु की ओर देखा और उसका हाथ पकड़कर करण को थमाते हुए बोले, मैं नहीं जानता बेटा कि मैं कितने दिन और जीऊंगा, इसलिए बहुत विश्वास के साथ आज मैं अपनी बच्ची जिंदगी भर के लिए तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसका ख्याल रखना और इसका साथ कभी मत छोड़ना। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी मधु ऐसी कोई गलती कभी नहीं करेगी जिससे कभी भी तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का सिर झुके, पर अगर अनजाने में उससे कोई गलती हो जाए तो उसकी सजा मुझे दे देना, पर मेरी बच्ची को कभी अपने से अलग मत करना। खुशी क्या होती है ये मेरी बच्ची को शायद पता ही नहीं है, क्योंकि उसे कभी कोई खुशी मिली ही नहीं, पर अब तुम्हें देखकर मुझे लगने लगा है कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। बस बेटा, एक बाप की इतनी विनती मान लेना कि मेरी मधु का दिल कभी मत तोड़ना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। इतना कहकर उन्होंने करण के सामने हाथ जोड़े। ये देखकर मधु और मीरा के साथ आरती भी रोने लगी। करण ने तुरंत उनकी दोनों हथेली पकड़ी। प्लीज पापा, आपको ये सब करने और कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे जो हो जाए मैं मधु का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मधु को बताऊंगा कि खुशियाँ क्या होती है। आज इस पल के बाद उसके दामन में इतनी खुशियाँ होगी कि उससे सहेजी नहीं जाएगी। आज के बाद आपको मधु की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अब आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने मधु को जाना है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आपको अपने पैरों पर खड़े देखना है, और उसका ये सपना सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। अब आपको जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है मेरे और मधु के लिए। और मधु सिर्फ इस घर से दूसरे घर जा रही है, इसलिए जब भी आपका दिल मधु से मिलने का करे तो मुझे बस एक फोन कर देना। मधु आपकी आंखों के सामने होगी, ये वादा है मेरा आपसे। मोहन ने तुरंत करण को अपने गले से लगा लिया। करण ने मधु की ओर देखा और फिर मोहन से बोला, अब जाने की इजाजत दीजिए पापा। उसने मधु को इशारा किया और दोनों ने मोहन के पैर छुए। मोहन ने उनके सिर पर हाथ रख दिया पर कुछ बोल नहीं सके। मधु मीरा के पास आई और उसके आंसू पोंछकर बोली, मीरा मुझसे एक वादा करेगी? हाँ बोल मधु। मधु ने उसकी हथेली अपने दोनों हाथों से थामी और बोली, प्लीज पापा से मिलने आती रहना। अगर तू उनसे मिलने आएगी तो उन्हें मेरी कमी कभी महसूस नहीं होगी, आएगी ना पापा से मिलने? मीरा ने उसके आंसू पोंछे और बोली, मधु अंकल की सिर्फ एक बेटी की शादी हुई है, दूसरी अभी भी उनके साथ है, इसलिए तुझे मुझसे ये वादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज से अंकल का ख्याल मैं रखूंगी और तू उनके ट्रीटमेंट की भी फिक्र मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगी। तू जा करण के साथ अपने घर। मधु ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। तभी मीरा करण से बोली, करण अगर तुमने मधु का दिल दुखाया या उसे जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा, समझे? करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी आरती हाथों में एक थाली में चावल लेकर आई और उसने वही थाली मीरा को दे दी। मीरा थाली लेकर मधु के पास आई और थाली उसकी ओर बढ़ाकर बोली, चल तेरी विदाई की रस्म पूरी करते हैं। मधु ने रोते हुए अपनी दोनों हथेलियों में चावल लिए और करण के साथ जाते हुए पीछे फेंकने लगी। आरती उन्हें अपने आंचल में समेटने लगी। उसने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं रोक पाई। मधु चावल फेंकते हुए घर से बाहर आई। उसने पलटकर अपने घर की ओर देखा तो उसका रोना और बढ़ गया। वो पलटकर वापस आई और आरती से लिपट कर रोने लगी। आरती भी खुद को संभाल नहीं सकी और रो पड़ी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और मीरा को इशारा किया। मीरा फिर से अंदर आई और गिफ्ट्स के बैग लेकर करण और मधु के पीछे चल दी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।